नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात सीरिया में हुए सीरियल बॉम्ब धमाकों की। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला कर तेहरान तक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज दिया है। दरअसल ईरान सदमे में है कि उसकी खाद पानी से पलने वाला, चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह या फिर हूथी, अमेरिका इजराइल का गठजोड़ इन सभी का काम तमाम कर रहा है। गाजा के बाद अब दमिश्क की बारी। बेरूत भी हो जाएगा नक्शे से साफ। तेहरान में होगा परमाणु धमाका। अमेरिका इजराइल की स्क्रिप्ट तैयार। राष्ट्रपति के ऑर्डर का इंतजार। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 उंगलियों पर नहीं गिने जाएंगे आप। अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी की है। अमेरिका के 2 फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में मौजूद ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर गोले गिराए हैं। धमाके की आवाज तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कानों में गूंज रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीरिया में जहां बम गिराए हैं वो ईरान से जुड़ा हथियार भंडारण केंद्र है। सीरिया सन्नाटे में है। ईरान को कुछ सूझ नहीं रहा है। पहले नेतन्याहू ने गाजा पर हमले रोकने की ईरान की धमकी की चिंदी उड़ाई। अब सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर बमबारी कर अमेरिका ईरान की धमकियों का कचूमर निकाल रहा है। सीरिया में हुए हमले की डिटेल जानने से पहले आपको अमेरिका ने सीरिया पर हमला क्यों किया इसकी डिटेल देखनी चाहिए, जिससे आपको सीरिया, इजराइल, लेबनान और हमास के बीच ही नहीं, ईरान का इजराइल से असली रिश्ता क्या है पता चलेगा। अमेरिका की सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के जिस भंडारण केंद्र को निशाना बनाया है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और इससे संबंधित समूह करते हैं। सीरिया और लेबनान में ईरान ने अपने समर्थकों के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती की है। ये गार्ड सीरिया और लेबनान में क्यों जरूरी है, ईरान के पास इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका के पास इसका माकूल जवाब है और वो है हमला। अमेरिका ने सीरिया में दूसरी बार बम बरसाए हैं। अमेरिका का दो टूक लहजे में कहना है कि सीरिया में ईरान के लड़ाके अमेरिकी कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। सीरिया और लेबनान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थित लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका का स्टैंड बेहद क्लियर है कि वो इजरायल युद्ध को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन ईरान समर्थित लड़ाके भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थक लड़ाकों ने करीब 40 बार हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका ने 27 अक्टूबर की सुबह सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी समूहों पर आत्मरक्षात्मक सैन्य कार्रवाई की। अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की उम्मीद में लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर उतार रहा है। भूमध्य सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड उतार चुका है।
अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान इजरायल की पहरेदारी कर रहे हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि ईरान किसी भी वक्त इजरायल युद्ध में कूद सकता है। ईरान ये आजमाना भी चाहता है। कम से कम उसके एक्शन यही साबित कर रहे हैं। नहीं तो क्या वजह है कि ईरान इराक और सीरिया में मिलिशिया का इस्तेमाल कर रहा है। यमन में हूथी विद्रोही और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ताकत बढ़ा रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक और सीरिया में ईरानी समर्थित समूह अमेरिकी सेना पर अपने हमले बढ़ा रहे हैं। ईरान की सिंगल फ्रंट तलाश। ईरान सिंगल फ्रंट की तलाश कर रहा है। यही कारण है कि एक साथ अमेरिकी इजरायली सेना को निशाना बना रहा है। ईरान की भड़काने वाली कार्रवाइयों का अंजाम इस वक्त सीरिया भुगत रहा है। सिंगल फ्रंट की थ्योरी है कि इजरायल और अमेरिका के साथ एक निश्चित सीमा पर युद्ध। ईरान शायद यह फ्रंट सीरिया और लेबनान को बनाना चाहता है क्योंकि यहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान किस लेवल पर तैयारी कर चुका है इसका उदाहरण आपको भी देखना चाहिए। सीरिया में नहीं, ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को वो हथियार देता है कि वो इजरायल पर हमले कर सके। 2006 के युद्ध के बाद पहली बार है जब लेबनान से लॉन्च किए गए रॉकेट इजरायली क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंदर तक पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि गाजा पर आक्रमण में शामिल अमेरिका और इजरायल पर हमले जारी रहेंगे। ये इजरायल को खुली धमकी है। इजरायल को जमीन पर घेरने के लिए सीरिया से लेबनान तक ईरान समर्थित ग्रुप एक हो रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह हमास को समर्थन दे रहे हैं। उनके बचाव के लिए इजरायल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान पर इजरायल कहर बनकर टूटा है। दोनों मोर्चों पर, उत्तर में हमास के खिलाफ और दक्षिण में हिजबुल्लाह के खिलाफ, इजरायल भीषण युद्ध लड़ रहा है। भयंकर तबाही की तस्वीरें देखकर कोई भी आम आदमी कांप जाए। कोई मिनट ऐसा नहीं गुजरता जब लेबनान के आसमान पर इजरायल के रॉकेट या मिसाइल का शोर नहीं गूंजता। पहले गाजा की जलती गलियां और अब लेबनान पर प्राण लील लेने वाली मिसाइलें। इसकी डिटेल आगे। अभी सीरिया की ईरान समर्थन वाली खूनी कहानी जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह बिना निमंत्रण शामिल है। असल में मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सीरिया, इराक में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का विरोध होता रहा है। इजरायल की जंग के बाद से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फिर चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूथी, ईरान के समर्थन की वजह से ये अमेरिका का सिरदर्द बने हुए हैं। जाहिर है अमेरिका इन संगठनों और इनके समर्थक ईरान की अगली उम्मीदों को सदा के लिए जमींदोज कर देना चाहता है। नतीजा है कि गाजा के साथ साथ अब सीरिया का जलना भी शुरू हो गया है। गाजा में मौजूद हमास का इजरायल पर अटैक हो या फिर यमन के हूथी विद्रोहियों का इजरायल पर मिसाइल से हमला या फिर तीसरे मोर्चे यानी लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट की बारिश हो इजरायल पर, इन तीनों के पीछे ईरान खड़ा है और ईरान को पता है कि अगर इजरायल से लड़ना है तो अमेरिका से भी लड़ना होगा। इसीलिए वो बीच बीच में सीरिया और लेबनान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर अमेरिका को उकसा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो ईरान के होश उड़ाने वाला है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल के किए गए हमले ने लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया से रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा इजरायल ने भी सीरिया की राजधानी दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों सहित ईरान से जुड़े स्थानों और बुनियादी ढांचों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बात बहुत क्लियर है कि इजरायल को हमास को हराने के लिए सिर्फ हमास को नहीं बल्कि ईरान, उसके समर्थक, यमन के हूथी विद्रोही, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह को एक साथ हराना होगा। इतना बड़ा काम इजरायल अकेले के लेवल पर नहीं कर सकता क्योंकि इन सभी के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका की स्वाभाविक एंट्री होती है और इन देशों या संगठनों के खिलाफ उठाया गया कोई भी अमेरिकी कदम सीधे इजरायल को फायदा पहुंचाने वाला होता है। वैसे सीरिया और इजरायल की खूनी कहानी संक्षेप में समझ लीजिए। संघर्ष का मूल कारण है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध जिसमें इजरायल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इजरायल और सीरिया दोनों के लिए अहम है क्योंकि ये कमांडिंग सेंट पोजीशन भी है। 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अगले साल 1974 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। तब से गोलन हाइट्स का ज्यादातर हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में है।
सीरिया में ईरान समर्थकों को खाद्य पानी रूस से मिलता है। लेबनान के हिजबुल्लाह को रूस पंसीर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हिजबुल्लाह इस सिस्टम को हमास को दे सकता है। उस दशा में सोचिए इजरायल का क्या होगा। जाहिर है ऐसे हालात पैदा हों, इसकी कोई भी आशंका अमेरिका अपने घातक प्रहार से नष्ट कर देना चाहता है। इजरायल अपने पुराने रिकॉर्ड पर कायम है। इजरायल के एक सैनिक ने बदले दुश्मनों के बदले 10 सैनिक। लेकिन हालात यह है कि लेबनान बॉर्डर पर जंग में इजरायल के सिर्फ 7 सैनिक ही मरे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के करीब 70 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायल ने चारों तरफ ऐसा गदर मचा रखा है कि अब कतर के अमीर खुद अपने महल से बाहर निकल आए। शांति की स्थापना के लिए कई मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो चुका है। गाजा की तबाही इतनी भयानक है, अब शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गाजा के लोग कह रहे हैं कि टीवी में दिख रहा है वो तो सिर्फ 5% है। गाजा वो नरक बन गया है जहां जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं है। गाजा की हालत क्या है, ये समझने के लिए आपको कुछ तथ्य बताना बेहद जरूरी है। इजरायल ने गाजा को एक बारूद का रेगिस्तान बना दिया है, जहां पर हर जगह सिर्फ लाइन और सिर्फ लाइन ही नजर आ रही है। एक फिलिस्तीनी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, गाजा में एक नल से 20,000 लोग पानी पी रहे हैं। इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों गाजा में पानी का अकाल पड़ गया है, आपको आगे दिखाएंगे। फिलिस्तीन की ही एक और न्यूज एजेंसी का दावा है कि गाजा पट्टी के अंदर खान यूनुस कैंप में एक शौचालय का इस्तेमाल 600 लोग कर रहे हैं। आप सोचिए जरा हालात क्या है। खान यूनुस गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में आता है और ये वो इलाका है जहां दावा किया गया है कि इजरायल हमले नहीं कर रहा है, लेकिन वहां भी ये हाल है कि हर तरफ लाइनें ही लाइनें नजर आ रही हैं। फिलिस्तीन के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे पत्रकार ये दावे कर रहे हैं कि अब उत्तर गाजा के अंदर रोटी बनाने वाली एक भी बेकरी नहीं बची है, क्योंकि सारी बेकरियों के सोलर पैनल ही एयर स्ट्राइक में नष्ट कर दिए गए हैं। सोचिए जरा हालात क्या बने हुए हैं, जहां एक एक रोटी के निवाले के लिए लोग लड़ रहे हैं। गाजा की महिलाएं बता रही हैं कि पीने के लिए पानी ही नहीं है और इसीलिए उनके बच्चों का वजन लगातार घट रहा है। सबसे ज्यादा बुरे हालात बच्चों के नजर आ रहे हैं, क्योंकि करीब 5,000 बच्चे इस पूरे युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं और फिलिस्तीन दावा ये कर रहा है कि इतने बच्चे तो 1967 के युद्ध में भी नहीं मरे। हालात क्या है, ये इन तथ्यों की रोशनी में बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में कतर ने अब किसी तरह युद्ध विराम की कोशिश शुरू कर दी है। अरब देशों के शिखर सम्मेलन के ठीक पहले कतर ने पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी तरह युद्ध विराम करवाया जाए, किसी तरह नेतन्याहू पर दबाव डाला जाए। इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने पहले ये घोषणा कर दी थी कि गाजा पट्टी के अंदर 4 घंटे का मानवीय विराम रहेगा, यानी 4 घंटों के लिए कोई गोलीबारी नहीं होगी और लोग उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ जा सकेंगे। लेकिन अब नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि इजरायल की तरफ से कोई भी युद्ध विराम नहीं किया गया है।
याद कीजिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो कैसे अमेरिका इजरायल का बड़ा भाई बन रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने एक एक करके अमेरिका के कई प्रस्ताव खारिज कर दिए और ये साबित करने की कोशिश की है कि इजरायल अकेले दम पर युद्ध लड़ने और जीतने का मादा भी रखता है। अमेरिका ने कहा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इतनी जल्दी ना शुरू किया जाए, लेकिन इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिका ने कहा कि पहले बंधकों को रिहा करवाया जाए, लेकिन इजरायल ने बंधकों के मसले पर कोई बातचीत ही नहीं शुरू की। अमेरिका ने कहा कि मानवीय विराम किया जाए, लेकिन इजरायल ने इस मानवीय विराम को भी नहीं माना। इस तरह के ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, हैंड ग्रेनेड घर में फेंके गए, जो शेल्टर थे वहाँ फेंके गए। हमने कई जगह से ऐसी रिपोर्टिंग की है जहाँ ये हैंड ग्रेनेड फेंका गया। इसके अलावा ये एक तरह से आरपीजी, ये इसका एक बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल घरों में, बड़े बड़े घरों को जलाने के लिए बाहर से लगाकर, यहाँ से मैग्नेटिक डिवाइस है, यहाँ लगाकर उड़ा दिया जाता है जिससे पूरा घर उड़ जाएगा। ये एक तरह का बड़ा ग्रेनेड कह सकते हैं, बड़े ग्रेनेड का है। इसका भी इस्तेमाल होता है घरों को उड़ाने के लिए, आग लगाने के लिए। इजरायल बहुत बेरहमी और क्रूरता के साथ हमास का सर्वनाश कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान गाजा पट्टी के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। وقصف وعنا معاقة. احنا طلعنا من بيتنا لانه ما فيش، المنطقة كلها اخلة فيش. طلعنا على المدارس مش آمنة برضه، يعني لا في عنا اكل ولا في عنا ولا يعني موت، مية ما فيش نشرب، مية ما فيش يشرب اولادنا. بعدين ضربوا المخابز، ضربوا अब जरा ये तस्वीर देखिए। गाजा पट्टी के अंदर लोग खच्चरों पर पानी की टंकी ले जा रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी के अंदर आम लोगों के पास ईंधन बचा ही नहीं है। यही वजह है कि आम लोगों के पास पेट्रोल या डीजल है ही नहीं। ऐसे में अब गाजा के लोगों के पास एकमात्र विकल्प यही है कि वो खच्चरों का इस्तेमाल करें। यानी अगर देखा जाए तो इजरायल ने गाजा पट्टी के लोगों को पाषाणकालीन युग में पहुंचा दिया है। इसी तरह गाजा पट्टी के अंदर लोगों के पास कपड़े धुलने के लिए भी पानी नहीं है। लिहाजा हालात ये हैं कि आज गाजा पट्टी के लोग समंदर के किनारे, समंदर के खारे पानी से ही कपड़े धोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। والله جينا نغسل الاولاد هنا في ميه البحر وبناخذ الميه تحت البحر وبكسروا منها وبشربوا منها. गाजा पट्टी के अंदर बीते एक हफ्ते में अब तक 8 अस्पतालों पर हमले हो चुके हैं। इजरायल ये दावा कर रहा है कि ज्यादातर अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे और सुरंगें हैं। अब ऐसे में इजरायल के सामने धर्म संकट खड़ा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल गाजा पट्टी के अंदर अस्पतालों में ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि धीरे धीरे लोग खुद ही अस्पतालों को खाली कर दें। एक फिलिस्तीनी अखबार में एक खबर छपी है कि फिलिस्तीन के एक अस्पताल के सर्जन ने दावा किया है कि अस्पतालों में एनेस्थीसिया नहीं है, इसीलिए बगैर सुन्न किए ही सर्जरी की जा रही है। इसी तरह जहां पर त्वचा जली हुई है वहां पर त्वचा को साफ करने के लिए लिक्विड केमिकल ही नहीं है। गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त 50,000 महिलाएं गर्भवती हैं जिनके लिए अस्पताल ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अस्पताल भर गए हैं। हालात काफी बुरे हैं। इजरायल पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गाजा पट्टी के लोगों को सिनाई द्वीप में भेजना चाहता है, इसीलिए उसने लगातार मानव जीवन के उपयोग में आने वाली चीजों को खत्म किया है। जैसे इजरायल का आरोप है कि उसने पानी की टंकियों पर हमले कर पानी को बहा दिया है। जबालिया कैंप की एक ऐसी पानी की टंकी पर एयर स्ट्राइक की गई है जहां से 60,000 लोगों को पीने का पानी मिल रहा था। ऐसे में जब लगभग सभी लोग इजरायल से अपील करके थक चुके हैं, अब एक बार फिर कतर ने यह बीड़ा उठाया है कि किसी तरह युद्ध विराम किया जा सके, और इसके लिए कतर के अमीर ने जमीन आसमान एक कर दिया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद ने यूएई के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की है।
हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हनिया ने अपनी लोकेशन बदली है और वो मिस्र पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से संभावित है। मिस्र में कतर के अमीर भी पहुंच चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो इजिप्ट के अंदर कतर के शासक, इजिप्ट के शासक और इस्माइल हनिया एक साथ हैं और कतर के अमीर ने यूएई के सुल्तान से पहले ही मुलाकात की है। इस हलचल से पता चल रहा है कि कोई बड़ा घटनाक्रम जल्द ही गाजा में हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि जब तक सारे के सारे बंधक नहीं रिहा होंगे तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि क्या इजिप्ट में युद्ध विराम पर कोई चर्चा होने वाली है, क्योंकि कतर और इस्माइल हनिया पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर बंधक रिहा हों तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल के प्रतिनिधि पहले भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर यह बयान दे चुके हैं कि अगर कतर चाहे तो बंधक संकट आसानी से सुलझ सकता है। क्या इजरायल और अमेरिका का कतर पर यह दबाव अब रंग लाने वाला है? क्या गाजा का महायुद्ध इजरायल के लिए नासूर बन चुका है? क्या गाजा महायुद्ध हमास का अंत साबित होने जा रहा है? क्या 16,000 हमलों से इजरायल ने पूरी गाजा पट्टी को रौंद कर रख दिया है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमास ने अभी तक हथियार नहीं डाले, बल्कि अब ईरानी हथियारों से गाजा सिटी में इजरायली सेना पर भीषण हमले शुरू जरूर कर दिए। ولكن الله غمر. لا ניצחון, מוכנים? כן! ऑपरेशन अल अक्सा की कसम, नहीं जीतेगा इजरायल। אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? हमास के पास हारने को कुछ नहीं बचा है। जीत के अलावा इजरायल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। 7 अक्टूबर को जब हमास के हमले के बाद से 1 महीने से ज्यादा की जंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमास के 45,000 लड़ाकों को इजरायली सेना सफाया नहीं कर पाई है। 1 महीने से ज्यादा की जंग में 40,000 के करीब गाजा में इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन हमास फिर भी जंग कर रहा है। इजरायल की वॉर कैबिनेट के दावों के मुताबिक 5,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास लगातार उत्तरी गाजा में इजरायली सेना और उसके टैंकों पर जमकर हमले कर रहा है। आखिर हमास के हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं? लेबनान की राजधानी बेरूत में बैठा हमास का प्रवक्ता अबू उबैदा डंके की चोट पर कह रहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा की कसम, नहीं जीतेगा इजरायल। إن عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا تزال في بدايتها، ولا زال في جعبتنا الكثير بعون الله وقوته. وكما وعدنا هذا العدو فإن غزة ستكون مقبرة له ووحلا لجنوده وقواته وقيادته السياسية والعسكرية. बुरादा नहीं, बारूद है हमास।
एक महीने से ज्यादा की जंग में हमास ने साबित कर दिया है कि इजराइल भले ही हमास से हथियारों और तकनीकी मामले में ताकतवर हो, लेकिन हमास की लड़ाकू क्षमता कई मौकों पर इजरायली सेना पर भारी पड़ रही है। भले ही हमास के 70 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर गए हों, लेकिन अभी भी 300 किलोमीटर की एरिया में फैली हमास की 1300 सुरंगों में 45,000 से ज्यादा हमास के आत्मघाती लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। हमास के कई वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंगों के जाल से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना, टैंक और भारी तोपखाने पर रॉकेट से घातक हमले किए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों सुरंग युद्ध में हमास के लड़ाकों को महारत हासिल है। हमास के लड़ाकों के हाथों में ईरान के हथियार इजरायली सेना के लिए काल बन चुके हैं। जरा देखिए, हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इजरायल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनमें से फज्र 3 43 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि फज्र 5 75 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। ईरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है। इसके अलावा हमास हथगोलों और विस्फोटकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आरपीजी से सबसे ज्यादा हमले सुरंगों से हमास इजरायली सेना पर कर रहा है। विस्फोटक बेल्ट भी हमास के लड़ाके आईडीएफ के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें हमास का अचूक हथियार इस वक्त साबित हो रही हैं। كما تمكن سلاح البحرية في كتائب القسام بفضل الله تعالى من توجيه عدد من الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة توربيد العاصف الموجه عن بعد، والذي نكشف عن دخوله الخدمة لأول مرة خلال هذه المعركة। हमास को 30 डिग्री से मार रहा है इजरायल। इजरायली सेना आईडीएफ ने गाजा में भीषण विनाश लीला चरम पर पहुंचा दी है। पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी को जमीन में दफन करने के लिए इजरायली वायुसेना ने विनाश की हद तक बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। तरबूज की तरफ फटती इमारतें और जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास लड़ाकों के उड़ते चीथड़ों ने पूरे गाजा में भयानक कोहराम मचा दिया है। महज 1 घंटे के अंदर इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5,000 से ज्यादा हमले किए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हर तरफ भयानक खून खराबा हो रहा है।